Hello everyone, I welcome you all to our channel Commerce ज्ञान powered by Wings एक उड़ान। आई होप आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे एंड ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए सो दैट हम लोग ऐसे ही प्रोडक्टिव लेक्चर्स आपके लिए लेके आए। ओके आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड इंपॉर्टेंस कवर किया था। आज हम लोग उसी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में करने जा रहे हैं अपना रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। मैनेजमेंट में क्यों रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं? एज यू नो, जो भी ऑनर्स होते हैं, जितने भी हमारे पास इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना पैसा लगाते हैं कंपनी में और चले जाते हैं। उनका काम इतना ही होता है और आगे जो उन कंपनी को संभालते हैं वो वहां की मैनेजमेंट होती है। और मैनेजमेंट ही एक ऐसी है जो कि पूरी कंपनी को संभाल के चलेगी। और जब वो कंपनी को संभाल रही होती है, दे हैव टू डील विद द एम्प्लॉयज, सुपरवाइजर्स, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को उनको डील करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है दैट डील विद द ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स आता है। मैनेजर और ह्यूमन रिसोर्स का बेसिकली आपस में रिलेशनशिप कैसा है, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे कि मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करके चलता है, कैसे उसके साथ डील करता है, उसके क्या क्या रोल है उसको करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंडेशन टू द वे ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली। As its core, management involves overseeing the activity of organization, achieve its objective, while behavior is the study of how individual behave within the organization. The two are deeply connected. As understanding, it enables manager to make informed decision, lead effectively, shape the culture structure to drive success. So यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट काम कैसे करती है। मैनेजमेंट यूटिलाइज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। इट इन्वॉल्व अ वाइड रेंज ऑफ डिसीजन मेकिंग लाइक सेटिंग गोल्स, रिसोर्सेज, स्ट्रैटेजीज, एवरीथिंग। ओके, मैनेजमेंट का काम क्या है? कंपनी में कोई भी काम स्टार्ट होता है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज टू डू प्लानिंग। एंड इन प्लानिंग हम लोग क्या करते हैं? अपना गोल डिसाइड करके चलते हैं, द मेन एम ऑफ द कंपनी, जिसके लिए कंपनी काम कर रही है। सबसे पहला काम जो है मैनेजर के लिए वो ये है कि प्लानिंग करके चलो, आपका क्या गोल है, उसको कैसे अचीव करना है। वंस यू डन विद द प्लानिंग, द नेक्स्ट स्टेप क्या है? और रिसोर्सेज को गैदर करना, और वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करना। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन क्या है कि रिसोर्सेज को कैसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है, किसको अथॉरिटी देनी है, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, एवरीथिंग हम लोगों को देख के चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे वो वही बोल रहा है कि सेटिंग गोल्स, एलोकेटिंग रिसोर्सेज, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस परफॉर्म करना, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करना, उसके बाद स्ट्रैटेजीज करना। अब आ रहा है द थ्योरीज एंड कंसेप्ट फ्रॉम ओबी प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट इनटू बिहेवियर, अलोइंग मैनेजर टू मेक डिसीजंस दैट नीड। मोटिवेशन थ्योरी, सबसे पहला काम मैनेजर का काम है? इन्फॉर्म डिसीजन बनाना। और डिसीजन कैसे बनाएंगे? डिसीजन तो तभी बना पाओगे व्हेन यू आर क्लियर विद योर गोल, योर एम, योर एवरीथिंग। मैनेजर का पहला काम है कि अपनी प्लानिंग करके चलो, मतलब गोल सेट करके चलो। वंस यू डी डन विद द गोल, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस करो। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस के बाद डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लानी है। स्ट्रैटेजीज मतलब एम तो डिसाइड कर दिया, अब इस एम को पूरा करने के लिए क्या काम करना है? वर्कर से काम करवाना है। और वो वर्कर्स कब काम करेंगे? जब वो प्रॉपर्ली मोटिवेटेड होंगे। हमारे पास मैनेजर का काम क्या है कि उनको, हम लोगों को डिफरेंट मैनेजमेंट थ्योरीज लेके आनी है। थ्योरीज इन द सेंस मोटिवेशनल थ्योरीज लेके आनी है। फिर से समझाती हूं, मैनेजर का सबसे पहला काम है गोल डिसाइड करना। वंस यू डिसाइडेड विद योर गोल, आपका काम है ऑर्गेनाइजिंग करना, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना। जब आप लोगों ने रिसोर्सेज भी इकट्ठे कर लिए, अब आपका काम है कि जो हम लोगों ने काम करना है एक्चुअल में, वो काम अपने वर्कर से करवाना। उसके लिए जो मैनेजर होता है सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज देखता है। फॉर एग्जाम्पल योर मोटिवेशनल थ्योरी, कि मेरे को वर्कर से काम करवाना है
ऑन टाइम काम करवाना है, एफिशिएंटली काम करवाना है, उसके लिए मेरे वर्कर को मोटिवेटेड होना चाहिए। और उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मोटिवेशनल थ्योरीज हैं। उन मोटिवेशनल थ्योरीज को देख के हमें समझ में आता है कि कौन सा पर्सन कौन से लेवल पे है और उसको कौन सी मोटिवेशनल ट्रेट जो है वो हमें यूज करना है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है अलोइंग मैनेजर टू मेक इन्फॉर्म्ड। वंस वी आर डन विद द थ्योरीज, हमने अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर दिया, अब हमें डिसीजन मेकिंग में आसानी है कि अब मैं कोई भी डिसीजन लेके जाऊंगा, कोई भी टास्क इनको दूंगा, दे आर वेलकमिंग टू इट। सो हमारे पास क्या है, मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को यूटिलाइज करना है और एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्रिएट करना है। लाइक डिसीजन मेकिंग के भी मॉडल्स है, मोटिवेशन की भी डिफरेंट थ्योरीज है, सो इनको यूज करके डिसीजन मेकिंग जो है वो करनी है। ठीक है, अब आ रहा है मैनेजमेंट अप्लाई ओबी टू एनहांस द मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। ओके, जैसे कि वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज टू मोटिवेट एम्प्लॉयज, इंश्योर दैट दे परफॉर्म एट देयर बेस्ट लेवल। और वो बेस्ट तब काम करेंगे जब वो मोटिवेटेड होंगे किसी काम के लिए। जब कोई पर्सन साइकोलॉजिकली, सोशली, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, वो कभी भी किसी काम को कंप्लीट नहीं कर सकता। इसलिए हमारे पास डिफरेंट मोटिवेशनल थ्योरीज हैं। उन मोटिवेशनल थ्योरीज में डिफरेंट हमारे पास नीड बताई गई है। किसी की सोशल नीड है, किसी की साइकोलॉजिकल नीड है, तो हमें उन नीड्स को डिटरमाइन करना है, उन नीड्स को फुलफिल करके हर एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है, सो दैट वो प्रॉपरली मोटिवेट हो जाए और वो अच्छे से काम कर सके। Like, by understanding intrinsic, extrinsic motivation, manager can balance the reward recognition to engage employee effectively. Intrinsic और extrinsic का क्या मतलब है? Internal, intrinsic हो गया internal। कुछ एम्प्लॉयज इंटरनली उनके कुछ मन में डिफरेंट चीजें चल रही होती हैं, अगर हम लोग उन चीजों को बैलेंस कर पाए, वो इंटरनली अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे। बट कभी कभार किसी एम्प्लॉय को बाहर की मोटिवेशन की नीड पड़ती है। लाइक अगर हम उनको प्रमोशन दे दें, उनको अच्छे पर्क्स दे दें, उनको अच्छी सैलरी दे दें, तो ये क्या हुआ, इंट्रिंसिक, जो बाहर से फोर्सेस आ रही हैं और एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रही हैं। सो हमारे पास दो तरह की मोटिवेशनल लेवल है। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि किसको इंटरनल मोटिवेशन की नीड है और किसको एक्सटर्नल की नीड है, सो दैट हम लोगों को उसको यूज करके उनको मोटिवेट कर सके। अब आ रहा है लीडरशिप एंड ओबी क्रिएट अ विजन एंड इंस्पायरिंग टीम। Leadership is central to management. It play a key role in helping manager become effective leaders. It provides manager to understand different leadership style like transitional, servant, how these style impact behavior and everything. Like transformational leadership is suited in the organization which encourage manager to inspire employee by creating a vision, fostering innovation. Okay, कह रहा है कि OB जो है it help the leader to adopt different leadership styles. ठीक है, डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल है। उन डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल को अब लीडर को देखना है कि उसको अपनी टीम में कौन सा स्टाइल लेके आना है, उसकी टीम को कौन से स्टाइल की नीड है। उस स्टाइल को चूज करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशनल क्या है, ट्रांसफॉर्म करना, इनोवेट करना चीजें। वंस द पर्सन रिक्वायर्ड इनोवेशन, तो तब हम लोग क्या लेके आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप। ओके, अब है OB emphasize the importance of emotional intelligence in leadership, enabling manager to understand their own emotions, employees, enhancing interpersonal relationship and team dynamics. Okay, अब बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम लोगों को क्या करना है, एक विजन क्रिएट करना है। विजन इन द सेंस कौन सा लीडर कौन से लीडरशिप स्टाइल को अप्लाई करेगा, और उस लीडरशिप स्टाइल के लिए हम लोगों को डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल को अडेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए वो बोल रहा है कि हम लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ने की नीड है कि हमारी टीम में कौन सा एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है, उसको कौन से लीडरशिप स्टाइल की नीड है। अगर कुछ पर्सन बहुत क्रिएटिव है तो उनमें ट्रांसफॉर्मेशनल मोटिवेशन लानी है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हो गया जहां पे हम लोग इनोवेशन क्रिएट कर सके विद टाइम। सो हम लोगों को वैसी लीडरशिप लानी है। अब आ रहा है कम्युनिकेशन।
मैंने पहले लेक्चर में भी बोला था कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, विदाउट कम्युनिकेशन लीडरशिप इज नॉट। हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे को अपने ग्रुप में कौन सा लीडरशिप स्टाइल लेके आना है? जब मैं अपने वर्कर्स के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ टाइम टू टाइम, आई एम अवेयर ऑफ देयर नीड्स, आई नो व्हाट दे वांट, व्हाट दे एक्चुअली नीड, व्हाट आर देयर लेवल ऑफ मोटिवेशन। वंस आई एम क्लियर विद दैट, अब मुझे पता है कि मैं कौन सा लीडरशिप स्टाइल लेके आऊं। सो कम्युनिकेशन ही हेल्पफुल है हमारे पास मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट सक्सेसफुल ही तभी होती है जब एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट हुआ पड़ा है, ठीक है। अब आने कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड रेजोल्यूशन। कंफ्लिक्ट इज अ नेचुरल पार्ट। जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में ही कंफ्लिक्ट हो रहे हैं, हमारी डेली लाइफ में हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे कलीग्स के साथ कंफ्लिक्ट होते रहते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड मैनेजर विद टूल्स, framework to understand the cause of that conflict, whether they are interpersonal, structural, क्या रीजन है। कहता है मैनेजमेंट को कंफ्लिक्ट तो हो ही रहे हैं, सो उसका रीजन समझना है कि अगर ये कंफ्लिक्ट हो रहा है, व्हाट इज द बेसिक रीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंफ्लिक्ट, सो दैट मैं इस कंफ्लिक्ट को सॉल्व कर सकूं। या इंटरनल प्रॉब्लम है, या मेरे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है, या मैंने ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखा है जो कंफ्लिक्ट वाला है। सो मेरे को उसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, अब है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। कल्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर एक वर्कर को ऑर्गेनाइजेशन के एटमॉस्फेयर में काम करना है, वहां के कल्चर में काम करना है। अगर कल्चर पॉजिटिव है, वेलकमिंग नेचर है, तो बहुत अच्छा है। एम्प्लॉय, हर वर्कर बड़ा मोटिवेट रहेगा, अच्छे से काम करेगा। अगर कल्चर जो है टॉक्सिक होगा, थोड़ा भी क्योस भरा हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें काम करना इट्स प्रॉब्लमैटिक। सो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हमें ये जानने में हेल्प करता है। जब अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कल्चर को जानने में कैसे हेल्प करेगा? ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर में हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉइज को स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स के बिहेवियर को जान रहे हैं। जब हम लोग हर एक वर्कर के बिहेवियर को जान रहे हैं, उनके बिहेवियर को पढ़ने के बाद या जानने के बाद या एनालाइज करने के बाद हमें पता चलता है कि यार मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर ना नेगेटिविटी में है, उनमें लैक ऑफ मोटिवेशन है, ठीक है, वो हर चीज को नेगेटिव वे में ले रहे हैं। सो वहां से एक रिफ्लेक्शन आती है कि पक्का हमारे कल्चर में कुछ ना कुछ खराबी है। जैसे बोलते हैं ना, कोई बच्चे को देख के पता चल जाता है यार ये बहुत अच्छे पॉजिटिव एनवायरनमेंट से आ रहा है, बिकॉज वो हर टाइम चेयरफुल रहता है, वेलकमिंग नेचर रहता है, फ्रेंडली नेचर है, हंसता रहता है। और एक बच्चा ऐसा है जो ऑलवेज डिप्रेस्ड रहता है, हर चीज को नेगेटिव वे में लेता है, लाइफ को नेगेटिव वे में ले रहा है, वो उसका बैकग्राउंड रिफ्लेक्ट करेगा। सो जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स को एनालाइज कर रहे हैं, उनको एनालाइज करने से हमें अपने कल्चर के बारे में रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि हमारा कल्चर सही है या गलत है। अब आ रहा है टीम डायनामिक्स एंड ग्रुप बिहेवियर। we know organization behavior is not a individual function, it's totally a group behavior. Organization group of people से बनती है, so it is always a group behavior. So इसमें हम लोग देखते हैं कि how team group function, how people interact, how group merge, how team can be developed, हर एक चीज यहाँ पे टीम के ऊपर होगी। तो टीम को हम लोगों को देख के चलना पड़ेगा। Team building inform manager about the importance of trust, role clarity, effective communication, creating high performance teams. Okay, organization change, they are constantly evolving due to the external pressure. Yes, ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है एक्सटर्नल, वो डायनामिक है। डायनामिक क्यों है? इन्वायरमेंट में हर टाइम कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। या तो कस्टमर की टेस्ट चेंज हो रहे हैं, उनके प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। सो उन सभी चीजों को हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जो चेंज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है उसी चेंज को हमें अपनी कंपनी के अंदर भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सो उसको इन्वॉल्व करने के लिए हमारे एम्प्लॉयज वेलकमिंग होने चाहिए। कुछ एम्प्लॉयज बहुत वेलकम होते हैं चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, और वो बोलते हैं ये चेंज हुआ है, वी आर वेलकमिंग टू इट, वी आर एक्सेप्टिंग दैट चेंज। बट कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो कि रेजिस्ट करते हैं चेंज। सो हम लोगों को क्या करना है, उस चेंज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाना है थ्रू द स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस।
like organization constantly evolving due to external pressures like market change, technology advancement, customer preference change हो रही है. So organization help manager understand how employee react to that change, stage of acceptance क्या होगी, how to guide them through transition. कुछ एम्प्लॉयज वेलकम है, उनको प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ, बट कुछ एम्प्लॉयज क्या है, उनको चेंज को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम है. सो उनसे बात करके हम लोगों को देखना पड़ेगा कि वो उस चेंज को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैसे अपने अंदर अडेप्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है देयर आर कॉटलर 8 स्टेज मॉडल जो हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा. सो ये एग्जाम्पल में डाल देना. डिसीजन मेकिंग, ये तो पुराना वाला ही आ गया जो हम लोगों ने किया था. अब आ रहा है वर्क प्लेस डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. वर्क प्लेस डाइवर्सिटी क्या, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था, ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उनका डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट बिलीफ है, डिफरेंट रेट है, डिफरेंट सोचने की कैपेबिलिटी है. सो अब एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट बैकग्राउंड और डाइवर्स पीपल के साथ क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है. सो काम करते हुए हमें ये करना है कि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो अपने आप को एक्सक्लूड ना करे. हम लोग हर एम्प्लॉय को इंक्लूड करके चले, हर एम्प्लॉय को एज ए फैमिली ट्रीट करके चले. हम ये नहीं बोले कि ये साउथ का है, हम इससे अच्छे से बात नहीं करेंगे, ये नॉर्थ का है, हम इससे अच्छे से बात नहीं करेंगे. वन ऑफ माई फ्रेंड वर्किंग इन बैंगलोर, और वो बताता है कि वहां के लोगों में ये टेंडेंसी है कि मैं जम्मू से हूं, मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूं, सो वो मुझे बाइकआउट करने का ट्राई करते हैं कि वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे होंगे. जब भी मैं उनसे बात करने जाता हूं तो अगर मेरे को समझ में नहीं आती है तो दे वर लाइक कि पहले तुम हमारी लैंग्वेज सीखो, देन हमारे साथ बैठ के बात करना. तो वो क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं. ठीक है, एक्सक्लूड नहीं करना है, हमें हर वर्कर को इंक्लूड करके चलना है, सो दैट दे फील पार्ट, दे फील फ्रेंड, दे फील कंप्लीटनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो आगे मैंने ये कंक्लूजन दिया है, रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट इज सिम्बियोटिक, म्यूचुअल, action taken by leader to achieve the objective, provide the understanding of behavior. कोई भी मैनेजर जो भी डिसीजन लेगा दैट इज बेस्ड ऑन देयर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. सो हम मैनेजर के डिसीजन के थ्रू ये समझ सकते हैं कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कैसा है, कैसा नहीं है. सो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर समझ में आया है तो प्लीज डू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे. तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर.